हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज मृणाल मैम फ्रॉम रिसर्च क्लासेस। और यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का मोस्ट वीआईपी सम फॉर फर्स्ट सेमेस्टर एंड थर्ड सेमेस्टर फॉर बैकलॉग एंड रेगुलर स्टूडेंट्स, सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेशन है ये, क्योंकि हम यहाँ पे वैम प्लस मोदी पढ़ने वाले हैं। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम, ओके, एग्जाम के लिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप, तो इसे अच्छे से पढ़िएगा। और यस, अगर आपको इसको डिटेल में पढ़ना है और बेसिक टू एडवांस, तो ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे। देखो, obtain an wait a moment obtain an initial basic feasible solution to the following transportation problem। TP मतलब transportation problem। Also find an optimal solution। यहाँ पे हमें सिर्फ feasible initial solution नहीं निकालना है, तो यहाँ पे optimal solution भी हमें निकालना है। क्वेश्चन देखो, यहाँ पे फैक्ट्रीज आर गिवन। यस, फैक्ट्रीज देखो, यस, F1 F2 F3 दीज आर द फैक्ट्रीज। एंड वेयर हाउसेस अगर आप देखेंगे तो W1 W2 W3 W4, दिस 4 आर द वेयर हाउसेस। ये रिक्वायरमेंट गिवन है एंड कैपेसिटी गिवन है, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई इज गिवन ओवर हियर। अब यहाँ पे हमें देखो, आप कहेंगे मैम कैसे रिकॉग्नाइज करना है कि कौन सा टाइप है, तो कौन सी मेथड यूज करेंगे। तो देखो, अगर कुछ भी मेथड मेंशन नहीं है टू फाइंड आउट द इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फॉर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, तो आपको वैम से ही सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो वोगेल्स अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे आपको यूज करना पड़ेगा। आफ्टर दैट, आफ्टर गेटिंग द इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन, आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए यहाँ पे मोदी मेथड को यूज करना पड़ेगा। ओके, सो आपको यहाँ पे वैम प्लस मोदी मेथड यूज करके ये 10 मार्क का सम सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको अभी क्वेश्चन का एनालिसिस करना है कि कौन सी मेथड हम यूज करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, और फिर सॉल्व करना है। अब हम जब स्टार्ट करते हैं कौन सी मेथड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की, कौन सी भी हो, पहले तो हम रिक्वायरमेंट एंड कैपेसिटी की टोटल करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखो, रिक्वायरमेंट की वैल्यूज है 5 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 14, तो इसकी टोटल आ रही है रिक्वायरमेंट की 34। अब आपको कैपेसिटी की टोटल करके देखनी है। कैपेसिटी की भी टोटल 7 प्लस 9 प्लस 18, यस 34 ही आ रही है। व्हाट डज इट मीन कि दोनों जो है रिक्वायरमेंट एंड कैपेसिटी की टोटल इक्वल है, मतलब ये बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। अगर बैलेंस नहीं है तो आपको उसको बैलेंस करके सॉल्व करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे दिस इज बैलेंस्ड प्रॉब्लम। तो सॉल्यूशन में हम फर्स्ट पार्ट लिखेंगे यहाँ पे, हियर टोटल रिक्वायरमेंट इज इक्वल्स टू टोटल कैपेसिटी, दैट इज 34 इज इक्वल्स टू 34, देयरफॉर दिस इज बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ये फर्स्ट लाइन आपका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो ये आपको ऐसे लिखना है कि बैलेंस्ड है। अब हमें ये लाइन लिखनी है यहाँ पे कि टू गेट इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन वी हैव टू यूज वैम फर्स्ट। हमें इनिशियल सॉल्यूशन चाहिए, तो हमें यहाँ पे वैम यूज करना पड़ेगा। अब सपोज यहाँ पे अगर मेथड मेंशन होता कि नॉर्थ वेस्ट से सॉल्व करो या लिस्ट कॉस्ट से, तो आप फिजिबिलिटी जो मेथड मेंशन है उसी को यूज करके यहाँ पे सॉल्व कर लेते, लेकिन यहाँ पे मेथड मेंशन नहीं है, इसीलिए हम वैम मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। तो वैम मेथड के लिए पूरा चार्ट, पूरा टेबल जो गिवन है क्वेश्चन में, मैंने एज इट इज लिख लिया है, प्लस यहाँ पे साइड में पेनाल्टीज को भी लिख लिया है, P1 P2 P3 P4 P5, और यहाँ पे भी नीचे P1 P2 P3 P4 P5, मैक्सिमम P5 तक आते हैं, इसीलिए मैंने P5 तक लिखा है पेनाल्टीज को। कभी कभी P6 या P7 भी आते हैं। तो जिन्होंने वैम मेथड को नहीं पढ़ा है, हमारे सेपरेट वीडियोस भी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको उसके ऊपर ज्यादा प्रैक्टिस करनी, क्योंकि वैम अगर आपको अच्छे से आ गया तो ही आप आगे मोदी मेथड कर पाएंगे। तो
पूरा टेबल जो है क्वेश्चन वाला मैंने ऐसे लिख लिया है। अब हम वाम मेथड से पहले तो सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले फर्स्ट रो यहाँ पे देखो, फर्स्ट रो में दो स्मॉलेस्ट कॉस्ट कौन सी है, 19 एंड 16। उनको माइनस करो, उनका डिफरेंस निकालो। तो 19 माइनस 16 अगर आप देखेंगे तो उनका डिफरेंस है 3। तो P1 यहाँ पे मैंने 3 लिखा। ओके, फर्स्ट रो का फर्स्ट पेनाल्टी जो है P1 इज 3। अब सेकेंड रो यहाँ पे देखिए, सेकेंड रो की स्मॉलेस्ट दो कॉस्ट कौन सी है, एक 30 है, एक 40 है, जिनका डिफरेंस मतलब माइनस करना है, और निगेटिव नहीं, बड़े में से ही छोटा माइनस करना है। सो 40 माइनस 30 इज 10 हियर। सो P1 जो है सेकेंड रो का इज 10। अब थर्ड रो यहाँ पे देखिए, थर्ड रो जो है उसमें स्मॉलेस्ट कॉस्ट इज 8 एंड 20। उन दोनों का डिफरेंस निकालो, 20 माइनस 8 इज 12। तो यहाँ पे थर्ड रो की जो पेनाल्टी है P1 दैट इज 12। अब आपको सेम कॉलम फर्स्ट चेक करना है। कॉलम फर्स्ट में दो स्मॉलेस्ट कॉस्ट कौन सी है, 19 एंड 40। तो 19 एंड 40 का डिफरेंस निकालो, यहाँ पे 40 माइनस 19 इट्स 21। ठीक है, तो P1 जो है फर्स्ट कॉलम के लिए 21 यहाँ पे आएगा। अब सेकेंड यहाँ पे देखो, सेकेंड जो है सेकेंड कॉलम में दो स्मॉलेस्ट कॉस्ट इज 30 एंड 8। इट्स 30 एंड 30 नहीं, दो स्मॉलेस्ट कॉस्ट। तो 30 एंड 8 आर द स्मॉलेस्ट कॉस्ट। तो 30 माइनस 8 इज 22। आप कैलकुलेट यहाँ पे करके देखो। अब जो थर्ड कॉलम है उसमें से दो स्मॉलेस्ट कॉस्ट जो है वो है 50 एंड 40। तो दोनों का डिफरेंस जो है दैट इज 10। और लास्ट जो कॉलम है ओके उनका दो स्मॉलेस्ट वैल्यू का डिफरेंस 16 एंड 20 का डिफरेंस इज 4 यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे आप 4 लिखो। तो ये हो गया पेनाल्टी कॉलम वाइज P1 21, 22, 10 एंड 4। अब आपको सेकेंड स्टेप क्या करनी होती है कि आपने P1 यहाँ पे निकाला है, रो वाइज भी निकाला है, कॉलम वाइज भी निकाला है। तो इन सभी पेनाल्टीज में सबसे हाईएस्ट पेनाल्टी कौन सी है वो आपको देखना है। तो 3, 10, 12, 21, 22, 10 एंड 4, ये सभी पेनाल्टी में सबसे हाईएस्ट पेनाल्टी अगर आप देखेंगे तो वो है, यस गाइस, कौन सी है, 22। ठीक है, 22 इज द हाईएस्ट पेनाल्टी। तो यहाँ से हम एलोकेशन देना शुरू करेंगे। अब 22 को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, 22 के कॉस्ट देखो, मतलब 22 नंबर जहाँ पे लिखा है उसके ऊपर के वैल्यूज देखो कॉस्ट। उन तीनों वैल्यूज में से 30, 30 एंड 8 सबसे स्मॉलेस्ट कॉस्ट कौन सी है, 8 है। ठीक है, तो हमारा एलोकेशन अभी जाएगा, हम एलोकेट करेंगे 8 को। मतलब हम क्या कर रहे हैं कि सबसे बड़ी पेनाल्टी में से सबसे स्मॉलेस्ट कॉस्ट को एलोकेट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे 8 को एलोकेशन जाएगा। अब 8 के लिए यस, कैपेसिटी इज 18 एंड रिक्वायरमेंट इज 8। डिमांड एंड सप्लाई हम चेक करेंगे, दैट इज कैपेसिटी एंड रिक्वायरमेंट। तो 8 एंड 18 है। तो हम यहाँ पे हमेशा सर्कल में दोनों में से जो स्मॉल वैल्यू है वही लिखते हैं। तो 8 यहाँ पे मैंने लिख लिया है, और ये रिक्वायरमेंट का 8 हो गया है 0, और यहाँ पे आउट ऑफ 18 8 चले गए, तो 10 की कैपेसिटी यहाँ पे और भी है। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट प्रोसीजर है, हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे जो वैल्यू 0 होगी। ऐसे स्टार्ट टू एंड आपको लाइन ड्रॉ करनी है, आप पेंसिल से कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट पेनाल्टी। अब आपको फिर से सेकंड पेनाल्टी निकालनी है। ओके, सेकंड पेनाल्टी आपको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। अब फिर से रो नंबर 1 देखो, F1 का रिमेनिंग वैल्यूज देखो। अब जहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी है ये, उसकी वैल्यूज हम देखेंगे ही नहीं। जो रिमेनिंग वैल्यूज है उनमें से दो स्मॉलेस्ट कॉस्ट को फाइंड आउट करो। तो इट्स 19 एंड 16। तो 19 एंड 16 का डिफरेंस इज यस गाइस 3 ही है। तो यहाँ पे P2 जो है फर्स्ट रो की पेनाल्टी फिर से 3 ही आ गई। अब यहाँ पे
सेकेंड रो देखो 70, 40 एंड 60 दीज आर द थ्री कॉस्ट रिमेनिंग, और दोनों इन तीनों कॉस्ट में 40 एंड 20 आर द स्मॉलेस्ट कॉस्ट, तो उनका डिफरेंस यहाँ पे है 20। ओके, यहाँ पे 20 हम लिखेंगे। अब नेक्स्ट देखो थर्ड रो में 40, 70 एंड 20, ठीक है, तीन वैल्यूज है, उसमें से स्मॉलेस्ट कॉस्ट है 40 एंड 20, तो उनका डिफरेंस इज 20। तो यहाँ पे P2 जो है थर्ड रो की वो भी 20 यहाँ पे आ गई। तो हमने यहाँ पे 1, 2 एंड 3 ऐसे P2 के पेनाल्टी रो वाइज निकाले। अब कॉलम वाइज चेक करो। फर्स्ट कॉलम में तो दो स्मॉलेस्ट कॉस्ट 19 एंड 40 ही है, तो उनका डिफरेंस वही होगा जो हमने पहले किया था 21। अब यहाँ पे तो लाइन है, तो लाइन का हम कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करेंगे, तो डैश दे दिया। अब यहाँ पे W3 के दो स्मॉलेस्ट कॉस्ट है 40 एंड 50, तो उनका डिफरेंस जो है पेनाल्टी 10 ही आएगी। सेम W4 का भी देखो 16 एंड 20 आर द टू स्मॉलेस्ट कॉस्ट, तो डिफरेंस इज यहाँ पे 4 आएगा। ओके, सो यस दिस इज द पेनाल्टी ऑफ कॉलम P2। अब फिर से ये जो P2 की वैल्यूज है 3, 20, 20, 21 और 10 एंड 4, इन सभी में से हाईएस्ट पेनाल्टी कौन सी है, सबसे बड़ी पेनाल्टी कौन सी है? तो अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको नोटिस होगा कि 21 हाईएस्ट है। अब इस 21 में आप कॉस्ट देखो 19, 70 एंड 40, 19, 70 एंड 40, तो इनमें से सबसे कम कॉस्ट कौन सी है? ऑब्वियसली 19 है। तो हम क्या कर रहे हैं, हाईएस्ट पेनाल्टी, लेकिन कॉस्ट अगर देखेंगे तो लोएस्ट कॉस्ट देख रहे हैं, बड़ी कॉस्ट नहीं देख रहे, सिर्फ पेनाल्टी को हाईएस्ट एंड कॉस्ट को लोएस्ट कॉस्ट। अब यहाँ पे 19 के लिए देखो कैपेसिटी इज 7 एंड रिक्वायरमेंट इज 5, तो कैपेसिटी एंड रिक्वायरमेंट मतलब डिमांड एंड सप्लाई होता है, तो उन दोनों में से जो कम वैल्यू देखो 7 एंड 5 जो है, दोनों में से कम वैल्यू कौन सी है? 5 है, तो 5 ही सर्कल में आएगा, और जो वैल्यू सर्कल में आती है उसको हम यहाँ पे 0 कर देते हैं, और 7 में से 5 माइनस करके यहाँ पे 2 रिमेनिंग। अब जो 0 हो गया उसके ऊपर हम स्टार्ट टू एंड ऐसे लाइन को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पेनाल्टी 2 का कैलकुलेशन। अब हम कैलकुलेट करेंगे P3 पेनाल्टी 3। ओके, अब हम रो में फिर से चेक करेंगे, तो अभी दो दो वैल्यूज आर रिमेनिंग, हम दो स्मॉलेस्ट कॉस्ट नहीं निकाल सकते क्योंकि दो ही वैल्यूज यहाँ पे रिमेनिंग है। तो आपको क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज का डिफरेंस आपको लिखना है, और वो होगा आपका P3, दैट इज पेनाल्टी 3 रो वाइज। तो पहला जो है रो 50 एंड 16, तो डिफरेंस निकालो 50 माइनस 16 कितना है? 34। ओके, तो यहाँ पे आई एम राइटिंग 34, थोड़ा स्मॉल वैल्यू लिखना है साइड में, यस प्रॉपर स्पेस आपको मैनेज करना है। फिर सेकेंड रो अगर आप देखेंगे तो 40, 60 जिनका डिफरेंस इज 20, और लास्ट वाला रो देखो 70 एंड 20, डिफरेंस इज यहाँ पे 50 इज द डिफरेंस। अब आपको सेम कॉलम में P3 देखो, फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम में तो डैश ही आएगा, और थर्ड एंड फोर्थ कॉलम में दो स्मॉलेस्ट कॉस्ट 70 नहीं 40 एंड 50 है, तो डिफरेंस 10 ही आएगा, और यहाँ पे भी 16 एंड 20 है, तो डिफरेंस इज 4 ही आएगा, यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं होने वाले। तो P3 को 10 एंड 4 यहाँ पे लिखना है। सो दिस इज P3 रो वाइज 34, 20 एंड 50 आ गई, कॉलम वाइज 10 एंड 4 आ गई। तो अभी इन पांचों पेनाल्टी में यहाँ पे देखो P3 की सभी वैल्यूज को चेक करो, 34, 20 एंड 50, 10 एंड 4। अमंग दिस ऑल सबसे हाईएस्ट पेनाल्टी कौन सी है? तो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो 50 हाईएस्ट है यहाँ पे, इस बार रो में हाईएस्ट पेनाल्टी आ गई 50। अब उस 50 को आप देखेंगे तो 50 के सामने अगर आप जाएंगे तो कौन कौन सी वैल्यूज अवेलेबल है, यहाँ पे देखो 70 एंड 20। अब 70 एंड 20 में से स्मॉलेस्ट कॉस्ट कौन सी है? तो इट्स 20,
तो यहाँ पे सर्कल इस बार बनेगा 20 को। ओके, तो यहाँ पे हमने सर्कल बनाया और अब कैपेसिटी एंड रिक्वायरमेंट चेक करो, डिमांड सप्लाई चेक करो, 10 एंड 40, तो दोनों में से जो कम है वही सर्कल में आएगा। तो सर्कल में आई एम राइटिंग 10 हियर, तो ये हो गया 0 और 14 में से 10 माइनस करेंगे तो 4 बचेंगे। अब जो 0 हो गया उसको स्टार्ट टू एंड ऐसे रो वाइज लाइन कट कर देनी है और आपको फिर से यहाँ पे पेनाल्टी को फाइंड आउट करना है। अब P4 देखो, जो वैल्यूज रिमेनिंग है उनका डिफरेंस निकालो। तो 50 माइनस 16 कितना है, 34 ही आएगा। और दूसरा क्या है, 40 माइनस 60, डिफरेंस 20 ही आएगा और यहाँ पे आएगा डैश। अब यहाँ पे नीचे P4 डैश डैश, W3 की अभी वैल्यू 40 एंड 50 का डिफरेंस जो है वो लिखो, यहाँ पे 10 ही आएगा। एंड नाउ 16 एंड 60 का डिफरेंस, तो 60 माइनस 16 आप करो, 44 यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो यस आई एम राइटिंग डिफरेंस हियर 44। तो अभी फिर से देखो, पेनाल्टी जो है हमारी P4 की 34, 20 डैश 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 10 एंड 44। हाईएस्ट पेनाल्टी कौन सी है इस बार, तो यस 44 इज द हाईएस्ट पेनाल्टी। और इस हाईएस्ट पेनाल्टी के सामने दो वैल्यू 16 एंड 60 है, तो जो कम कॉस्ट है वहां पे सर्कल बनेगा। तो 16 को सर्कल यहाँ पे बनेगा, कैपेसिटी इज 2 एंड रिक्वायरमेंट इज 4। तो 2 एंड 4 सर्कल में कौन सी वैल्यू आती है, जो कम है, दैट इज 2। तो ये 2 हो गया यहाँ पे 0 और आउट ऑफ 4 अब 2 चले गए तो 2 ही यहाँ पे बाकी है। और जो 0 हो गया उसके ऊपर आपको ऐसे स्टार्ट टू एंड लाइन को ड्रॉ करना है। अब फिर से पेनाल्टी निकालनी है, कब तक, जब तक एक वैल्यू यहाँ पे नहीं रहती। तो यहाँ पे फर्स्ट डैश, अब यहाँ पे 40 एंड 60 है तो डिफरेंस इज 20, यहाँ पे डैश, नीचे P5 डैश डैश और 40 एक ही वैल्यू है, 60 एक ही वैल्यू है, तो एक ही वैल्यू है तो उतना ही वैसे लिखना है। अब इन तीनों में से देखो, तीनों में से हाईएस्ट पेनाल्टी कौन सी है, P5 को चेक करो, 40 एंड 16 ऊपर यहाँ पे 20 है, तो हाईएस्ट पेनाल्टी इज 60 यहाँ पे। तो 60 में अगर कॉस्ट देखेंगे तो एक ही कॉस्ट बाकी है, दैट इज 60, तो उसको ही अलोकेशन हम करेंगे। तो यहाँ पे देखो कैपेसिटी इज 9 एंड रिक्वायरमेंट देखेंगे तो 2 है। ठीक है, तो जो कम है 9 एंड 2 में से कम कौन है, 2 है, तो यहाँ पे सर्कल में 2 आ गया और यहाँ पे ये 0 हो गया और 9 में से 2 चला गया तो 7 रहेगा और जो 0 हो गया उसके ऊपर आपको ऐसे लाइन को ड्रॉ करना है। ठीक है, और लास्ट वैल्यू चेक करना है, कौन सी वैल्यू अभी रिमेनिंग है, 40 है। उस 40 के लिए देखो कैपेसिटी 7 है एंड रिक्वायरमेंट इज ऑल्सो 7, दोनों सेम होना चाहिए, वैसे ही हुआ है। तो यहाँ पे 40 को सर्कल बनाओ और सर्कल में लिखो 7 और कैपेसिटी का सर्कल यहाँ पे 7 0 हो गया, रिक्वायरमेंट का भी 7 0 हो गया। तो अभी यहाँ पे लाइन्स आएंगी दोनों तरफ, मतलब रो वाइज भी हम लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे एंड कॉलम वाइज भी हम ड्रॉ करेंगे। तो ये जो है ये पार्ट थोड़ा क्रिटिकल है, अगर वैम आपको अच्छे से आ गया तो ही आप मोदी कर पाएंगे। तो ये बार बार वीडियो देखिए, कैसे स्टेप किया है, कहाँ पे हाईएस्ट है पेनाल्टी, मतलब कौन सी वैल्यूज का डिफरेंस है, ये अच्छे से आप इसकी प्रैक्टिस करो और ऐसा टेबल आपका बनेगा। ठीक है, अब इसके बाद आपको इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन निकालना है, उसके बाद आपको आगे मोदी यूज करना है। तो यस स्टार्ट करेंगे, अभी आगे कैसे लिखना है देखते हैं। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप है वो लिखते हैं हम कि फॉर इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, उसका एक फॉर्मूला है, आपको ये फॉर्मूला याद करना है। फॉर्मूला क्या है, m प्लस n माइनस 1 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलोकेशन, m प्लस n माइनस 1 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलोकेशन। तो m क्या है, देखो m मतलब फैक्ट्रीज। अब यहाँ पे फैक्ट्रीज देखो F1, F2 एंड F3 आर द फैक्ट्रीज, तो यहाँ पे 3 फैक्ट्रीज है इसलिए m की वैल्यू मैंने यहाँ पे 3 डाल दी। n क्या है, n है वेयर हाउसेस, W1,
W2, W3, W4, ठीक है। तो 4 वेयर हाउसेस आर देयर और -1 बाय डिफॉल्ट है। अब ये नंबर ऑफ एलोकेशंस क्या होता है? नंबर ऑफ एलोकेशंस होता है जहाँ पे हमने यहाँ सॉल्व करते वक्त सर्कल बनाए हैं। तो देखो यहाँ पे ये फर्स्ट एलोकेशन, यहाँ पे ये सेकेंड एलोकेशन, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, जहाँ पे सर्कल बने हैं दीज आर द एलोकेशंस, तो वो काउंट करने। तो 6 एलोकेशंस आर देयर, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे 6 लिखा। अब 3 + 4 - 1 आप करेंगे तो 6 ही आएगा, है ना। और नंबर ऑफ एलोकेशंस भी 6 है। तो यहाँ पे अगर दोनों वैल्यूज इक्वल है तो हम कहते हैं कि सॉल्यूशन जो है इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन इज फिजिबल। ओके, और फिजिबल का स्पेलिंग अच्छे से देख लो। यहाँ तक आपको यस परफेक्टली करना है और फिर उसके बाद आपको मोदी मेथड यूज करना है। अब यहाँ पे हम मोदी मेथड फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ कि क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि ऑल्सो फाइंड एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन, और ऑप्टिमल सॉल्यूशन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम एक ही मेथड है, दैट इज मोदी मेथड। मोदी मेथड का फुल फॉर्म है मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो अब हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कि to get optimal solution we have to use मोदी मेथड फर्दर। ओके, तो यहाँ पे आगे हम मोदी मेथड को सॉल्व करेंगे। अब फॉर दैट मैंने क्या किया है, ये जो चार्ट है, ये चार्ट हमने ये जो सॉल्व किया है वैम मेथड का, वही चार्ट मैंने यहाँ पे यूज किया है। सिर्फ लाइंस मैंने ड्रॉ नहीं की है, एलोकेटेड सेल्स को लिख लिया है, ठीक है। जहाँ पे एलोकेशंस आ गए वहाँ पे मैंने वो लिख लिया है। तो आपको ओरिजिनल टेबल कॉपी करना है और जहाँ पे एलोकेशंस आ गए वो वैसे लिखना है। तो यहाँ पे देखो 19 को 5 का एलोकेशन है, सो यहाँ पे देखो मैंने 19 को 5 का एलोकेशन लिख लिया है। अगर आप नेक्स्ट देखेंगे तो नीचे देखो 8 को 8 का एलोकेशन है। तो ओरिजिनल टेबल को आपको ड्रॉ करते हुए यहाँ पे 8 को 8 का एलोकेशन लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पे देखो 40 को 7 का एलोकेशन है, तो यहाँ पे मैंने 40 को 7 का एलोकेशन दे दिया है। फिर देखो 16 को 2 का एलोकेशन है, 60 को 2 का है और 20 को 10 का है। तो ये वैल्यूज यहाँ पे हमने डाल दी है। ओके, तो आपको फिर से टेबल को रीराइट करना है, प्लस आपको क्या करना है, जो एलोकेशंस बने हैं वो आपको यहाँ पे लिखने हैं, एलोकेटेड सेल्स आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो यस ये हो गया। उसके बाद आपको यस पूरे टेबल में एडिशनल कुछ फिगर्स यहाँ पे लिखनी है। तो यहाँ पे हम U1, U2, U3 रो वाइज हम U1, U2, U3 की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि मोदी मेथड को ही UV मेथड ऐसे कहते हैं। तो आपको U एंड V यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ता है। और V देखो कॉलम वाइज यहाँ पे मैंने V1, V2, V3 एंड V4 को लिखा है। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो पूरा टेबल अच्छे से ड्रॉ करो और ये एलोकेटेड सेल्स की वैल्यू यहाँ पे लिखो। और अब आगे हम समझेंगे कि ये कैलकुलेशंस कैसे करने हैं, ठीक है। अब आपको ये चार्ट ड्रॉ करने के बाद और यहाँ पे U1, U2, U3 एंड नीचे V1, V2, V3 लिखने के बाद V4 भी है यहाँ पे, ये लिखने के बाद आपको ऐसा रो या कॉलम देखना है जहाँ पे सबसे ज्यादा एलोकेटेड सेल है। एलोकेटेड मतलब ये देखो ये सर्कल जो बने हुए हैं उसे हम एलोकेटेड या ऑक्यूपाइड सेल्स ऐसे भी कहते हैं। तो अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे ना तो आप यहाँ पे यस W4 को देखो, W4 में सबसे ज्यादा एलोकेटेड सेल्स है ना। 16, 60 एंड 20 तीनों को यहाँ पे सर्कल है, मतलब यहाँ पे ऑक्यूपाइड या एलोकेटेड सेल है। तो उसकी वैल्यू हमें क्या करनी है, जिसके रो में या जिस रो में या जिस कॉलम में सबसे ज्यादा सर्कल या एलोकेटेड या ऑक्यूपाइड सेल होते हैं उसकी वैल्यू हमें 0 अज्यूम करनी होती है। ओके,
तो हमने यहाँ पे V4 की वैल्यू को 0 अज्यूम किया। अब सपोज यहाँ पे अगर W1 में ज्यादा सर्कल होते तो हम यहाँ पे V1 की वैल्यू को 0 पुट कर लेते। तो हमेशा याद रखो कि जहाँ पे सबसे ज्यादा एलोकेशंस है उसी को हम वैल्यू को 0 अज्यूम करेंगे और उसके बाद ही हम आगे कैलकुलेशंस कर पाएंगे। तो हमेशा ये फर्स्ट प्रोसीजर रहेगा कि वैन का जो आंसर है फिर से आपको यहाँ पे लिखना है और चेक करना है ऐसा रो या ऐसा कॉलम जिसकी सभी वैल्यूज एलोकेटेड है या मैक्सिमम वैल्यूज ऑक्यूपाइड है, मतलब सर्कल बने हुए हैं। तो यहाँ पे V4 को हमने यस 0 अज्यूम किया क्योंकि यहाँ पे ज्यादा सर्कल है या ऑक्यूपाइड सेल है। अब हम U1, U2, U3 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। आप कहेंगे मैम हम V1, V2, V3 क्यों नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं, आप U1 ही क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं या U2 ही क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, हमें यहाँ पे हमेशा अगर U1, U2, U3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है तो एक तो ऑक्यूपाइड सेल उसके रेंज में होनी चाहिए और उसकी एक वैल्यू तो एटलीस्ट होनी चाहिए, मतलब U की वैल्यू होनी चाहिए या V की तो वैल्यू होनी चाहिए। तो इन दिस केस V की वैल्यू हमारे पास है, तीनों में देखो V की वैल्यू हमारे पास है क्योंकि वो हमने 0 अज्यूम की है। और अब हम फाइंड आउट कर सकते हैं U1 की वैल्यू भी, U2 की वैल्यू भी और U3 की वैल्यू भी। और यही वैल्यू क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सर्कल है, ऑक्यूपाइड सेल्स के लिए ही हम ये कैलकुलेशन करेंगे। ये अच्छे से समझो, ये थोड़ा हार्ड पॉइंट है, यहाँ पे ये समझ में नहीं आता है कि यही क्यों लिया। अब यहाँ पे देखो U1 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। U1 की क्यों हम फाइंड आउट कर रहे हैं, क्योंकि उसके रिलेटेड V4 की वैल्यू है। देखो दोनों में से एक वैल्यू होनी चाहिए, एक तो U की वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए या V की वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए। तो यहाँ पे V को 0 अज्यूम कर दिया V4 को, तो वी कैन फाइंड आउट U1। अब उसके लिए एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है ऑक्यूपाइड सेल का फॉर्मूला। अब हम ऑक्यूपाइड ही क्यों कह रहे हैं, ऑक्यूपाइड मतलब ये जो सर्कल बनाए हैं उस सर्कल के वैल्यूज के लिए ही ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए उसको हम कहते हैं ऑक्यूपाइड सेल फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, यस CIJ इज इक्वल्स टू UI माइनस VJ। अब C मतलब क्या है, C आर द कॉस्ट। देखो ये फर्स्ट जो है 16 ये जो है वो कॉस्ट है और I एंड J मतलब क्या है, देखो यहाँ पे कि फर्स्ट रो एंड फोर्थ कॉलम। तो I मतलब जो होता है, क्या होता है, I मतलब रो होता है एंड J मतलब कॉलम होता है। I रो होता है एंड J होता है कॉलम, ठीक है। तो अभी हम ये सेल यूज करेंगे, ये कॉस्ट यूज करेंगे और U1 को हम फाइंड आउट करेंगे। तो अभी फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे, देखो यहाँ पे पहले तो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे C14 क्यों, ये 16 जो नंबर है वो फर्स्ट यानी कि 1 नंबर के रो में है एंड 4 नंबर के कॉलम में है, इसीलिए उसको हम कहेंगे C14 इज इक्वल्स टू, अब UI मतलब U क्या है, I इज रिप्रेजेंटिंग एज अ रो। तो यहाँ पे यस फर्स्ट रो में हम U1 की वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे हैं, तो यहाँ पे U1 हुआ। और जो सेकंड है VJ मतलब कॉलम, कॉलम में देखो कॉलम में हम ये 16 के लिए V4 को ले रहे हैं, ठीक है। तो वो हम यहाँ पे फॉर्मूला में डालेंगे, तो U1 माइनस V4। अब यहाँ पे C14 की जो वैल्यू है, कॉस जो है 1 एंड 4 की, वो है 16, ठीक है। तो यहाँ पे हम 16 यस डालेंगे, देखो 16। अब U1 की वैल्यू कितनी है, तो वही हमें फाइंड आउट करना है, तो उससे मैंने एज इट इज लिख लिया। एंड V4 की वैल्यू हमने 0 अज्यूम की है,
ठीक है। तो u1 माइनस 0 इज u1 एंड 16 यहाँ पे एज इट इज रहा। तो u1 की वैल्यू हमें क्या मिल गई, यहाँ पे 16 मिल गई। सो आई एम पुटिंग इन द टेबल, यहाँ पे देखो u1 की वैल्यू मैंने यहाँ पे 16 डाल दी है। ओके, तो ये फर्स्ट कैलकुलेशन हुआ u1 का। अब हम फाइंड आउट कर सकते हैं u2 की वैल्यू। ओके, अब हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, u2 की वैल्यू। u2 की वैल्यू के लिए भी हम ये 60 जिसका सर्कल भी है, ऑक्यूपाइड सेल ही है, वो हम यूज करेंगे। अब यहाँ पे देखो 60 जो है कौन से रो में, कौन से कॉलम में है, तो सेकेंड रो में है एंड फोर्थ कॉलम में है। ओके, इट इज बिलोंग्स टू सेकेंड रो एंड फोर्थ कॉलम। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, यस C24, क्योंकि सेकेंड कॉलम है, फोर्थ रो है। और उसका फॉर्मूला क्या बना, देखो जो फर्स्ट वैल्यू है ना वो u की होती है और सेकेंड वैल्यू ना v की होती है। तो ये जो 2 है यहाँ पे लिखा मैंने और 4 यहाँ पे लिखा, मतलब u2 माइनस v4। ठीक है। अब C24 को अगर आप देखेंगे भी ना, यहाँ पे देखो आप, ये जो 24 की वैल्यू है उसमें u2 आता है एंड v4 आता है। तो u2 माइनस v4 हमने यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, अब वैल्यूज डालेंगे। C24 मतलब cos24 कितना है, 60 है, तो यहाँ पे 60 हमने लिख लिया। फिर u2 हमें फाइंड आउट करना है और v4 की वैल्यू हमने यहाँ पे देखो, सॉरी, v4 की वैल्यू हमने 0 यहाँ पे अज्यूम की है। ठीक है, तो यस सॉल्व करेंगे, u2 माइनस 0 इज u2 एंड 60 यहाँ पे एज इट इज रहा। व्हाट डज इट मीन कि u2 की वैल्यू हमें मिल गई 60। सो आई एम राइटिंग हियर u2 की वैल्यू 60। ओके, u1 हो गया, u2 हो गया, अब u3 को फाइंड आउट करेंगे। तो अभी देखो यहाँ पे u3 की वैल्यू, यस यहाँ पे ऑक्यूपाइड सेल इज 20। अब कहेंगे मैम ऑक्यूपाइड तो 8 भी है ना, उसको भी सर्कल है, लेकिन v2 की वैल्यू हमारे पास नहीं है। एटलीस्ट हमारे पास u1 u2 u3 उनमें से, या v1 v2 v3 v4 दोनों में से एक तो वैल्यू होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी u3 का कैलकुलेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, यस हम 20 को ही यूज करेंगे, जिसको ऑलरेडी सर्कल है, दैट मीन्स वो ऑक्यूपाइड है। तो यहाँ पे देखो 20 बिलोंग्स टू थर्ड रो एंड फोर्थ कॉलम, तो हम उससे क्या कहेंगे, 3C34। तो यहाँ पे मैंने C34 ऐसा लिख लिया है। ओके, तो अभी C3 इज बिलोंग्स टू विच, u की वैल्यू u3 एंड v4। तो हमने यहाँ पे देखो फॉर्मूला में ऐसे लिख लिया है u3 माइनस v4। हम ऐसे भी चूज कर सकते हैं, ये जो 3 है वो यहाँ पे और ये 4 है ये जो यहाँ पे है, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू जो है u की होती है, सेकेंड वैल्यू v की होती है। अब वैल्यूज डालेंगे, देखो 3 4 कॉस्ट कितना है, 20 है, तो यहाँ पे मैंने 20 लिख दिया है। ओके, चलो यहाँ पे 20 हमने नोट डाउन कर लिया है। u3 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और v4 की वैल्यू हमने 0 अज्यूम कर ली है। तो u3 माइनस 0 इज u3 एंड 20 एज इट इज। तो यहाँ पे u3 की वैल्यू हमें कितनी मिलती है गाइस, u3 की वैल्यू हमें यहाँ पे 20 मिल रही है। तो हम यहाँ पे अभी जो हमारा टेबल है उसमें ये वैल्यूज को डाल देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास अब क्या क्या वैल्यूज है, u1 u2 u3 एंड v4 की वैल्यू। अब हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, और भी हमारे पास यस जो नहीं है, दैट इज v1 v2 एंड v3 हमें फाइंड आउट करना है। अब देखिए यहाँ पे v1 कैलकुलेट करने के लिए, ये v1
कैलकुलेट करने के लिए पूरा ये जो कॉलम है उसमें एक ही ऑक्यूपाइड सेल है जिसको सर्कल है, वो है 19, क्योंकि 19 को यहाँ पे सर्कल है और उसकी एक वैल्यू भी है हमारे पास। देखो u1 की वैल्यू अब हमारे पास है, तो हम v1 की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने आपको क्या बताया है कि आपके पास एटलीस्ट u1 की u की वैल्यू होनी चाहिए या v की वैल्यू होनी चाहिए। तो अभी हमें यहाँ पे v1 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये 19 एक ही सेल है, 17 या 40 हम 70 एंड 40 हम नहीं ले सकते क्योंकि वो ऑक्यूपाइड नहीं है, उसको सर्कल नहीं है। तो 19 की वैल्यू के लिए u1 की वैल्यू ऑलरेडी अभी हमारे पास है, हमने कैलकुलेट की है। तो अब हम ये फॉर्मूला डालेंगे। चलो 19 इज बिलोंग्स टू विच कॉस्ट। 19 अगर आप देखेंगे तो यस, कौन सा रो कौन सा कॉलम है गाइस? तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम है, तो यहाँ पे C11 आएगा, है ना। C11 में U भी 1 है एंड V भी 1 है। तो फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा यहाँ पे? फॉर्मूला क्या बनेगा? यहाँ पे देखो मैंने ऑलरेडी लिख लिया है। यहाँ पे देखो C11 इज इक्वल टू U1 माइनस V1। अब C11 मतलब वो जो कॉस्ट है, सर्कल वाली वैल्यू नहीं दे रहे हम, कॉस्ट ले रहे हैं, ठीक है। कॉस्ट कितनी है? 19 है और U1 की वैल्यू इज 16, V1 की हमें फाइंड आउट करनी है, तो वैल्यूज डालो यहाँ पे। कॉस्ट इज 19, U1 की वैल्यू इज 16, V1 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब ये जो 16 है हम उस साइड में अगर डालेंगे तो 19 माइनस 16 कितना होगा? 19 माइनस 16 इज 3 होगा। लेकिन यहाँ पे ये जो v1 है वो माइनस v1 है, तो माइनस v1 इज इक्वल टू 3। तो सिर्फ v1 है तो ये माइनस का साइन 3 को चला जाएगा और हमें जो वैल्यू यहाँ पे मिलेगी v1 की वो -3 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे v1 माइनस था, तो v1 जो माइनस है वो उसका साइन उस सामने वाले वैल्यू को चला जाता है। ऑलवेज रिमेम्बर दिस, ओके। तो v1 की वैल्यू हमें यहाँ पे कितनी मिल रही है? तो इट्स -3, ओके, इट्स -3। अब नेक्स्ट वाला देखो, अब हमें v2 फाइंड आउट करना है। अब V2 का कॉलम देखो, यहाँ पे कौन सी सेल ऑक्यूपाइड है, मतलब सर्कल किसको है? तो यहाँ पे इस 8 को है और उसके रिलेटेड, यस, उसके रिलेटेड U3 की वैल्यू हमारे पास है। एक वैल्यू है, दूसरी वी कैन फाइंड आउट, है ना। तो यहाँ पे V2 की वैल्यू वी कैन फाइंड आउट। तो ये जो 8 है विच इज बिलोंग्स टू थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम, ओके, थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम। तो यहाँ पे 3 2 ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला क्या बनेगा? यस गाइस, C32 इज इक्वल टू U3 माइनस V2, ओके, U3 माइनस V2। तो जो जो वैल्यूज है वो पुट करो। अब यहाँ पे C32 की वैल्यू इज 8, तो 8 यहाँ पे मैंने डाल दी है। अब U3 की वैल्यू कितनी है? 20 है, वो यहाँ पे डाल दी है। V2 की वैल्यू तो हम फाइंड आउट करेंगे, तो 20 इस साइड में जाएंगे तो 8 माइनस 20 इज -12 और ये माइनस V2 इसी साइड में। अब देखो यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, अगर दोनों तरफ माइनस माइनस है तो वैल्यू प्लस हो जाती है। तो V2 का आंसर कितना आ रहा है? अभी 12 आ रहा है। अब आप कहेंगे मैम यहाँ पे -3 आ गया, यहाँ पे +12 आ गया, ऐसे क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो 3 पॉजिटिव था, V1 निगेटिव था, तो V1 का वैल्यू का साइन यहाँ पे चला गया। लेकिन यहाँ पे -12 भी है, -V2 भी है, दोनों तरफ अगर माइनस के साइन होते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इसीलिए V2 की वैल्यू हमने यहाँ पे यस 12 हमें यहाँ पे मिल गई है, ओके। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट और लास्ट वैल्यू हमें क्या कैलकुलेट करनी है? ओनली V3 इज लेफ्ट।
तो V3 के लिए देखो ऑक्यूपाइड सेल कौन सी है जहाँ पे सर्कल बना है, तो इट इज 40. ओके 40 है, तो 40 इज बिलोंग्स टू विच रो एंड विच कॉलम, सो इट इज बिलोंग्स टू सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम. तो हम यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनाएंगे, C23, जहाँ पे U2 है एंड V3 है. तो यहाँ पे वैल्यूज डालो, C23 इज इक्वल्स टू U2 माइनस V3. अब उसकी वैल्यू क्या है, कॉस्ट क्या है, 40 है, तो यहाँ पे 40 डाल दी. U2 की वैल्यू 60 है, वो भी डाल दी. V3 की तो हमें फाइंड आउट करनी है. अब 60 उस साइड चले गए तो क्या हो गया, 40 माइनस 60, और माइनस V3 यहाँ पे ही है. तो 40 माइनस 60 इज 20 एंड यहाँ पे माइनस V3 एज इट इज. तो दोनों तरफ अगर माइनस के साइन है तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है. इसीलिए V3 की वैल्यू यहाँ पे आई एम राइटिंग 20. ओके आई एम राइटिंग हियर 20. ओके सो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप. ऑक्यूपाइड सेल के लिए हमने U1, U2, U3, V1, V2, V3 एंड V4 को फाइंड आउट किया. ये हमारा हाफ आंसर है. अभी हमें पूरा आंसर यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा. ओके सो यस, यहाँ पे आई एम राइटिंग दिस एंड आप भी लिख लो, ठीक है, नोट डाउन कर लो स्टेप बाय स्टेप. और ये स्टेप्स आपको अच्छे से समझनी है. U1, U2, U3, V1, V2, V3, V4, इनकी वैल्यूज आप कैलकुलेट करो करेक्टली और उसके बाद हमें नेक्स्ट कैलकुलेशन पे जाना है. ठीक है, ओके अब यहाँ पे देखो हम अनऑक्यूपाइड सेल का कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि हमारे पास ऑक्यूपाइड सेल का कैलकुलेशन हमने करके U1, U2, U3, V1, V2, V3, V4 को सॉल्व किया है. अब अनऑक्यूपाइड सेल क्या होता है, देखो जिसको सर्कल नहीं है, ओके एलोकेशंस नहीं है, वो होता है ऑक्यूपाइड अनऑक्यूपाइड सेल. ओके तो यहाँ पे देखो ये 30, 50, 70, 30, 40, 70, ये वैल्यूज जो है वो अनऑक्यूपाइड है क्योंकि उनको सर्कल वाली वैल्यू नहीं है. जैसे कि यहाँ पे देखो सर्कल है तो वो हो गया ऑक्यूपाइड, सर्कल नहीं है तो वो हो गया अनऑक्यूपाइड. यहाँ पे देखो ये 16, ये 40, 60, 28, ये सभी ऑक्यूपाइड सेल है. लेकिन जिनको सर्कल नहीं है वो होते हैं अनऑक्यूपाइड सेल. तो उसके कैलकुलेशंस अभी हमें करने हैं. तो देखो फर्स्ट अनऑक्यूपाइड सेल कौन सी है, 30 है. 30 is belongs to first row and second column. Then second is 50 which is belongs to first row and third column. तो ये सभी वैल्यूज को हमें एक फॉर्मूला में डाल के सॉल्व करना है. तो वो फॉर्मूला क्या है, देखो ऑक्यूपाइड सेल का फॉर्मूला क्या है, Cij इज इक्वल टू UI माइनस Vj है. अब अनऑक्यूपाइड सेल के लिए क्या फॉर्मूला है, देखो अनऑक्यूपाइड सेल ऐसे आपको नीचे कैलकुलेशन लिखना है. उसका फॉर्मूला है डेल्टा Ij, ये जो ट्रायंगल शेप है उसे हम कहेंगे डेल्टा Ij इज इक्वल टू Cij माइनस UI माइनस Vj. ओके सो Cij माइनस UI माइनस Vj ये फॉर्मूला है. तो ये सभी वैल्यूज हमारे पास है. ओके अब देखो हम फर्स्ट जो 30 है उसकी वैल्यू अनऑक्यूपाइड सेल की कैलकुलेट करेंगे. सो दिस इज फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम. तो हम क्या लिखेंगे, डेल्टा 12. ओके Q12 क्योंकि इट इज बिलोंग्स टू फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम. तो यहाँ पे लिखो डेल्टा 12 इज इक्वल्स टू, तो C12 की वैल्यू हम लेंगे वहां पे और U1 एंड V2 वो कैसे डिसाइड किया, देखो ये जो फर्स्ट वन है ना वो U का होता है और ये 2 है ना वो V का होता है, हमेशा याद रखो. इसलिए U1 एंड V2 हमने यहाँ पे लिया. तो अभी वैल्यूज को डालेंगे. ओके वैल्यूज क्या क्या है, देखो डेल्टा 12 निकालने के लिए C12 की वैल्यू है 30. ओके
कॉस्ट है 30 और U1 की वैल्यू इज 16 एंड V2 की वैल्यू इज 12. ठीक है, सो 30 माइनस 16 माइनस 12 ऐसे करो. यस, यहाँ पे वैल्यूज डालो. चलो 30 माइनस 16 माइनस 12 तो कितना आएगा, कैलकुलेशन करके देखो. देखो यहाँ पे 30 माइनस 16 माइनस 12 कितना आ रहा है, 2 आ रहा है. ओके, तो यहाँ पे हमने 2 लिख लिया. अब हम नेक्स्ट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. सेकेंड अनऑक्यूपाइड सेल इज 50 विच इज बिलोंग्स टू फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम. सो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम कितना है, 50. तो यहाँ पे डेल्टा 13 हम लिखेंगे. 13 डेल्टा 13 इज इक्वल टू, फॉर्मूला बनाओ अभी, C13 माइनस U1 माइनस V3. ये 1 एंड ये V3. ओके, ये समझो. अब वैल्यूज डालो. वी हैव ऑल दी वैल्यूज. ठीक है, अब C13 की वैल्यू क्या है, C13 की वैल्यू इज 50, U1 की वैल्यू इज 16 एंड V3 की वैल्यू इज 20. सो 50 माइनस 16 माइनस 20 यहाँ पे लिखो. 50 माइनस 16 माइनस 20. ठीक है, तो यहाँ पे 50 माइनस 16 माइनस 20 कितना है, 14 आ रहा है. तो ये आंसर आपको यहाँ पे नोट डाउन करना है. ओके, फिर नेक्स्ट अनऑक्यूपाइड सेल कौन सी है, देखो 70 विच इज बिलोंग्स टू सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम. सो यहाँ पे क्या आएगा, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम मतलब डेल्टा 21. ओके, तो यहाँ पे डेल्टा 21 का फॉर्मूला लिखो. डेल्टा 21 इज इक्वल टू C21 माइनस U2 माइनस V1. ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यूज डालो. अभी वैल्यूज क्या है, ये है 70, फिर ये है 60 एंड ये है -3. अब -3 है तो उसे ब्रैकेट में डालना पड़ेगा, है ना. तो यहाँ पे डालो, यहाँ पे 70 माइनस 60 और ये माइनस साइन तो ऑलरेडी है और V1 की वैल्यू इज -3 तो उसको ब्रैकेट में डालो. अब यहाँ पे देखो 70 माइनस 60 और ये माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है. तो यहाँ पे +3 आएगा. तो कैलकुलेटर लेके यहाँ पे करो. 70 माइनस 60 प्लस 3. 70 माइनस 60 प्लस 3 कितना आ रहा है, कैलकुलेशन 13 यहाँ पे आ रहा है. तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये यहाँ पे अच्छे से आप समझ लो. ठीक है, ये बेसिक मैथ्स के रूल है. तो अब नेक्स्ट वाला जो है, यस, नेक्स्ट अनऑक्यूपाइड सेल इज 30. तो 30 इज बिलोंग्स टू विच रो एंड विच कॉलम, सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम. तो ये वैल्यू बनती है डेल्टा 22 की वैल्यू. ओके, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया है डेल्टा, यस, 22 की वैल्यू. तो यहाँ पे फॉर्मूला बनाओ. डेल्टा 22 इज इक्वल टू C22 माइनस U2 माइनस V2 और वैल्यूज डालो. C22 की वैल्यू क्या है, 30, फिर U2 की वैल्यू इज 60 एंड V2 की वैल्यू इज 12. तो 30 माइनस 60 माइनस 12. चलो डालो वैल्यूज यहाँ पे. 30 माइनस 60 माइनस 12. तो यहाँ पे अभी देखो 30 माइनस 60 माइनस 12 कितना आ रहा है, अब ये आंसर माइनस में आ रहा है. ओके, ये आंसर यहाँ पे माइनस में आ रहा है. देखो यहाँ पे अगर डेल्टा की एक भी वैल्यू माइनस में आती है ना तो हमें इम्प्रूवमेंट देनी पड़ती है. और अगर ऑल वैल्यूज पॉजिटिव आ गई ना डेल्टा की, ये अनऑक्यूपाइड सेल का कैलकुलेशन, तो वहां पे ही हमारा आंसर खत्म हो जाता है. हम डायरेक्टली टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं. लेकिन अब यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि डेल्टा की एक वैल्यू आ गई है नेगेटिव, मतलब यहाँ पे हमें इम्प्रूवमेंट देना पड़ेगा. ओके, तो ठीक है, हम इम्प्रूवमेंट देंगे, वो भी समझेंगे कैसे है. फिलहाल तो हम पूरे बाकी के अनऑक्यूपाइड सेल का कैलकुलेशन
करके लेते हैं. नेक्स्ट अनऑक्युपाइड सेल इज 40. तो 40 इज बिलोंग्स टू व्हाट? 3 and 1. ओके, इट इज बिलोंग्स टू थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम. सो यहाँ पे 3 1, तो डेल्टा 3 1 की वैल्यू लिखो यहाँ पे. यस गाइस, डेल्टा 3 1 फॉर्मूला बनाओ पहले. डेल्टा 3 1 इज इक्वल्स टू C31 माइनस U3 माइनस V1. अब C31 की वैल्यू क्या है? 40 है. U3 की वैल्यू इज 20 एंड V1 की वैल्यू -3. तो माइनस ब्रैकेट में हमें यहाँ पे डालना है. सो हम यहाँ पे लिखेंगे 40 माइनस 20 माइनस -3. तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा. सो 40 माइनस 20 प्लस 3 करो. यस, 40 माइनस 20 प्लस 3 कितना आ रहा है? 23 यहाँ पे आ रहा है. ओके, इसका कैलकुलेशन 23 आ रहा है. और अब लास्ट अनऑक्युपाइड सेल कौन सी है? 70, विच इज बिलोंग्स टू थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, है ना? थर्ड रो थर्ड कॉलम. सो डेल्टा 33 फॉर्मूला बनाओ. डेल्टा 33 का फॉर्मूला क्या बनेगा? डेल्टा 33 इज इक्वल्स टू C33 माइनस U3 माइनस V3. तो वैल्यूज डालो. C33 की वैल्यू इज 70, U3 की वैल्यू इज 20, V3 की वैल्यू इज 20. सो 70 माइनस 20 कितना आएगा? कैलकुलेशन करो. तो यस, यहाँ पे हम कैलकुलेटर को ले लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं. 70 माइनस 20 कितना आ रहा है? 30. तो ये वैल्यू 70 माइनस 20 इज 30 यहाँ पे है. ओके, और एक जो निगेटिव आया है उसको हाईलाइट करो कि ये निगेटिव है. तो निगेटिव है मतलब हमें यहाँ पे इम्प्रूवमेंट देना पड़ेगा. ये पॉइंट आपको समझना पड़ेगा. तो इम्प्रूवमेंट कैसे देते हैं वो अभी हम यहाँ पे देखेंगे. ओके, अब यहाँ पे देखो, एक जो वैल्यू निगेटिव आ रही है ना, उसके लिए हम यहाँ पे ऐसे एक लाइन लिखेंगे. क्या लिखेंगे हम? कि हियर डेल्टा आई जे की वैल्यू इज नॉट ग्रेटर देन और इक्वल्स टू. अब ये देखो, ये जो साइन मैंने लिखा है वो कैसे लिखा है? देखो, ऐसे ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, और यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी है. वो व्हाट डज इट मीन? कि वो है नॉट ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, क्योंकि 0 से ज्यादा ग्रेटर वैल्यू नहीं है. यहाँ पे एक वैल्यू 0 से कम आ गई. कौन सी वैल्यू? ये जो -42 है वो 0 से कम आ गई है यहाँ पे. ओके, सो ये जो है यहाँ पे इन दिस केस, अगर एक भी वैल्यू डेल्टा की निगेटिव आती है तो हमें इम्प्रूवमेंट देनी पड़ती है. ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हेंस वी नीड टू गिव एन इम्प्रूवमेंट हियर. ओके, तो इम्प्रूवमेंट देना पड़ेगा. अब इम्प्रूवमेंट ये सबसे चैलेंजिंग पार्ट है मोदी मेथड का. ओके, ये आपको अच्छे से समझना है और इसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है. ठीक है, अब इम्प्रूवमेंट कैसे देते हैं? देखो, यहाँ पे जो निगेटिव सेल है वो है डेल्टा 22. तो अभी डेल्टा 22 जो है, ये जो टेबल हमने बनाया ना, जहाँ पे हमने U1 U2 U3 V1 V2 V3 V4 की वैल्यू फाइंड आउट की है, उसी टेबल में हमें इम्प्रूवमेंट देना है. ओके, और उसको इम्प्रूव करके फिर से एक नया टेबल नीचे ड्रॉ करना है. तो इम्प्रूवमेंट हमारी स्टार्ट होगी डेल्टा 22, मतलब सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम में जो भी वैल्यू है. कौन सी वैल्यू है? देखो, डेल्टा 22 की वैल्यू यहाँ पे क्या है? इट इज 30, राइट? तो यहाँ पे देखो, हमारा जो इम्प्रूवमेंट है वो डेल्टा 22 से स्टार्ट होगा. फिर से चेक करो, डेल्टा 22 इज निगेटिव. तो डेल्टा 22 की वैल्यू जो है यहाँ पे ये 30 की वैल्यू है. ठीक है, अब उससे इम्प्रूवमेंट स्टार्ट होगा. अब इम्प्रूवमेंट देना मतलब क्या है? कि हम न्यू पाथ को ड्रॉ करते हैं. जो पाथ 30 से स्टार्ट होगा और 30 पे ही एंड होगा. ओके, जहां से हम निकले हैं वहां पे ही हमें आना है. लेकिन हमारे हर एक टर्निंग पॉइंट पे यहाँ पे
एक सर्कल होना चाहिए, ठीक है? और हमें फिर से 30 के पास ही पहुंचना है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो मैं कैसे ड्रॉ कर रही हूँ। यस एवरीवन, सी ऑन द स्क्रीन। यहाँ पे 30 से हम निकले हैं और मैं स्ट्रेट जाऊंगी यहाँ पे 60 के पास। फिर मैं नीचे टर्न लूंगी क्योंकि मुझे क्लॉकवाइज जाना है, और फिर मैं 8 के पास जाऊंगी और मैं फिर से 30 के ऊपर आऊंगी। मेरे हर एक टर्निंग पॉइंट को एक ऑक्यूपाइड सेल होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बहुत सारे स्टूडेंट अभी पूछेंगे कि मैम आप डायरेक्टली 60 पे क्यों गए, आप 40 पे क्यों नहीं गए? ओके, तो देखो अगर मैं 40 पे जाती, क्योंकि यहाँ पे भी ऑक्यूपाइड सेल है, लेकिन अगर मैं वहां से नीचे आ जाती तो 70 जो है, सॉरी, जो 70 है उसको ऑक्यूपाइड सेल ही नहीं है, सर्कल ही नहीं है। मेरा जो हर एक टर्निंग पॉइंट है वहां पे मुझे ये सर्कल होना जरूरी है, एवरी टर्निंग पॉइंट पे। और मुझे जहां से निकली हूं मैं वहां पे ही पहुंचना है। तो फिर से ये देखो हम कैसे करेंगे, और ये क्लॉकवाइज होता है, ठीक है? सो 30 से हम डायरेक्टली 60 पे जाएंगे, 60 से यहाँ पे 20 को आएंगे, 20 को उसके बाद 8 को आएंगे, और फिर से हम यहाँ पे 30 तक पहुंच जाएंगे। दिस इज आर इम्प्रूवमेंट। ओके, अब हम जहां से स्टार्ट किया है हमने वहां पे हम देंगे प्लस साइन। यहाँ पे देखो प्लस साइन दे देती हूँ मैं। अब मैं 30 से स्टार्ट किया है मैंने, तो मैं यहाँ पे प्लस साइन दूंगी। अब नेक्स्ट जो है, मैं 60 पे आ गई तो मैं वहां पे माइनस साइन दूंगी। फिर मैं 20 पे आ गई तो वहां पे मैं फिर से प्लस साइन दूंगी, और फिर मैं 8 को आ गई तो वहां पे माइनस साइन दूंगी। तो हम जहां से निकल रहे हैं, दैट इज 30 पॉइंट, वहां पे हमने प्लस साइन को दिया। फिर आप नेक्स्ट जहां पे गए, ओके, कौन से पॉइंट पे गए आप? 60 पे गए, ओके, और 60 को आपने माइनस साइन देना है। फिर आप नीचे आ गए तो वहां पे प्लस, फिर आप आगे आएंगे तो वहां पे माइनस। तो प्लस माइनस ऐसे आपको लिखना है। ये इम्प्रूवमेंट हो गया। अब आपको देखना है माइनस साइन कहाँ कहाँ पे है। तो अगर आप देखेंगे अच्छे से तो माइनस साइन 60 को है एंड 8 को है ना, दोनों को यहाँ पे माइनस साइन है। अब माइनस साइन के दोनों के सर्कल में क्या क्या वैल्यू है देखो। माइनस साइन का अगर आप देखेंगे तो सर्कल में 60 के सर्कल में क्या वैल्यू है, 8 के सर्कल में क्या वैल्यू है। तो यहाँ पे देखो इस 60 के सर्कल में 2 वैल्यू है एंड 8 के सर्कल में 8 वैल्यू है। ओके, अब आपको क्या करना है, दोनों जो निगेटिव जहाँ पे माइनस साइन है सर्कल के वैल्यू आपने चेक किए। एक में है 2 वैल्यू और दूसरे में है 8 वैल्यू सर्कल में। दोनों में से कम कौन है? 2 एंड 8 में से कम कौन है? तो ऑब्वियसली 2 है ना। तो अब उस 2 को आपको क्या करना है, उस 2 को आपको जहां पे प्लस साइन है वहां पे वो ऐड होगा सर्कल में, और जहां पे माइनस साइन है वहां पे वो माइनस होगा सर्कल में की वैल्यू में से। तो जहां पे प्लस है वहां पे प्लस करो, और जहां पे माइनस है वहां पे माइनस करो। और ये पॉइंट अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर से वीडियो को स्टॉप करो, बैग लेके जाओ, फिर से ये बात सुनो, 2-3 टाइम आप सुनो तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि हमने ये 2 क्यों चूज किया है। ठीक है, अब वो 2 हमें जहां पे प्लस है वहां पे प्लस कर देना है, जहां पे माइनस है और वहां पे माइनस कर देना है, ये आपको समझना पड़ेगा। और उसको हम इम्प्रूवमेंट कहते हैं, उसके लिए हम यहाँ पे सेपरेट एक चार्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट 1 का आपको फिर से चार्ट ड्रॉ करना है, और उसकी वैल्यूज कैसे लिखनी है वो मैं आपको अभी बताती हूँ। तो आपको पूरा जो ओरिजिनल टेबल है ना वो फिर से लिखना है। कहाँ पे है ओरिजिनल टेबल? जो आपको क्वेश्चन में मिला है उसको पहले फिर से एज इट इज लिखो, ठीक है, और फिर इम्प्रूवमेंट दो। ओके, अब यहाँ पे
आपने ओरिजिनल क्वेश्चन लिखा है, उसके बाद आपको क्या करना है कि जिसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हुए, देखो यहाँ पे ये 19 का 5 जो है ना, यहाँ पे यस 19 को 5 लिख लो, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है। उसके बाद यहाँ पे देखो ये 16 का 2 है ना, वहां पे भी कुछ चेंजेस नहीं, तो उसको भी एज इट इज लिख लो। तो यहाँ पे 16 को 2 यहाँ पे लिख लो। अब यहाँ पे नेक्स्ट वाला देखो, ये जो 7 4 है ना, 7 को 4 40 एंड 7 सॉरी 40 को 7 है ना, उसमें भी कुछ चेंजेस नहीं होंगे, तो वो भी एज इट इज यहाँ पे देखो 40 को 7 सर्कल में आप डाल दो। ठीक है, अब यहाँ पे इम्प्रूवमेंट में क्या चेंजेस होगा, तो जो जो इम्प्रूवमेंट की वैल्यूज है वहां पे देखो। अब यहाँ पे यस ऑब्जर्व दिस कि ये जो 30 है, ओके 30 को प्लस साइन है, तो जो 2 है उसको ऐड हो जाएगा सर्कल में। तो अब उस 30 को पहले कुछ भी नहीं था, लेकिन अभी सर्कल में 2 में ऐड कर रही हूँ। ठीक है, इम्प्रूवमेंट हमें ऐसा ही देना है। ठीक है, अब यहाँ पे 60 देखो, 60 के ब्रैकेट में 2 है, सर्कल में 2 है, लेकिन 2 माइनस साइन है वहां पे, तो 2 माइनस 2 0 ही आएगा। मतलब अब इस नए 16 को यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि 2 माइनस 2 0 ही हो जाएगा। अब आगे देखो, इम्प्रूवमेंट देखो 20 है। ठीक है, नेक्स्ट इम्प्रूवमेंट का वैल्यू क्या है 20। 20 को देखो, 20 को यहाँ पे प्लस का साइन है, तो 10 में 2 को ऐड कर दो। ओके, 2 क्यों ऐड करना है वो मैंने बताया है। ठीक है, तो 10 प्लस 2 इज 12। तो यहाँ पे यस गाइज 20 नीचे, यस 20 को यहाँ पे सर्कल में आ जाएगा 12। ओके, अब नेक्स्ट देखो, ये जो नेक्स्ट वाला है वैल्यू कौन सा है 8 है ना, 8 के सर्कल में ऑल्सो 8 है, और 8 में 2 ऐड करना है, क्योंकि ऐड नहीं सॉरी माइनस होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है। ओके, तो 8 माइनस 2 इज 6, तो यहाँ पे मैं 6 लिख रही हूँ। ठीक है, तो ये आ गया हमारा न्यू इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट 1 ऐसे आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, और जो जो चेंजेस नहीं हुए थे उनको एज इट इज लिखा, और इम्प्रूवमेंट वैल्यूज को हमने यहाँ पे इम्प्रूव करके लिखा। अब हमें यहाँ पे फिर से u1 u2 u3 v1 v2 v3 को सॉल्व करना पड़ेगा फिर से। अब आप कहेंगे मैम इम्प्रूवमेंट कितना देना है, कितनी बार देना है? देखो, जब तक डेल्टा की ये जो हमने इक्वेशन यूज किया ना, इसके सभी वैल्यूज पॉजिटिव जब तक नहीं आते हैं, तब तक आप लोगों को इम्प्रूवमेंट देना पड़ता है। ओके, तो चलो अब यहाँ पे आप लोग बताइए कि ऐसा कौन सा रो है या कौन सा कॉलम है जहाँ पे मैक्सिमम सर्कल है, वो हम अज्यूम करेंगे कि वो है यस 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 19 एंड 2, 2 एंड 7, 6 एंड 12, और कॉलम वाइज भी देखेंगे तो सब में 2 2 ही है, तो यहाँ पे कौन सा भी एक जो है वो 0 आप अज्यूम कर सकते हो। ऐसा एक भी रो नहीं है या एक भी कॉलम नहीं है जिसमें मैक्सिमम सर्कल है, तो यहाँ पे आप क्या करो, u1 को 0 अज्यूम कर दो, ये हम अज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, इट इज अज्यूमिंग दैट u1 की वैल्यू 0 है। किसी एक की वैल्यू को हमेशा हमें 0 अज्यूम करके ही सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, अब हम u1 की वैल्यूज यूज करके v1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक ऑक्यूपाइड सेल है दैट इज 19। ठीक है, u1 u2 u3 या v1 v2 v3 हम ऑक्यूपाइड सेल के लिए ही सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे फिर से फॉर्मूला लिखो, ऑक्यूपाइड सेल का फॉर्मूला क्या है। ओके, जिनको पहले समझ में नहीं आया 3-4 बार वीडियोस रिपीटेडली देखो, एक बार में ये बिल्कुल समझ में नहीं आता है, किसी को भी नहीं आता है, तो आपको रिपीटेडली आप जब 3-4 बार वीडियो को देखेंगे, 3-4 बार वो सॉल्व करेंगे, तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ पे ये 19 जो है उसका देखो, इट इज बिलोंग्स टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो हम यहाँ पे लिखेंगे C11, ठीक है। तो C11 इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, U1 माइनस V1। अब C11 की वैल्यू है 19, ओके। U1 की वैल्यू हमने 0 अज्यूम की, V1 की हमें फाइंड आउट करनी है। सो 0 माइनस V1 इज माइनस V1 एंड 19। तो अभी V1 को हम जब फाइंड आउट करेंगे तो माइनस साइन V1 को आ जाएगा, ओके। तो V1 की वैल्यू हमारी यहाँ पे आएगी माइनस 19। अब हम क्या करेंगे, U1 की वैल्यूज यूज करके यहाँ पे V4 की वैल्यू, सर्कल जहाँ पे वही वैल्यूज हम सॉल्व कर सकते हैं। तो V4 की वैल्यू फाइंड आउट करो। अब ये जो 16 है विच इज बिलोंग्स टू फर्स्ट रो एंड फोर्थ कॉलम, सो यहाँ पे C14 हम लिखेंगे, ओके। सो C14 इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला बनेगा, U1 माइनस V4। C14 की वैल्यू है 16, तो 16 डालो यहाँ पे। U1 की वैल्यू 0 अज्यूम की है, V4 को फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे 16, 0 माइनस V4 इज माइनस V4 एंड अब V4 की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है तो माइनस साइन चला जाएगा 16 को, तो V4 का आंसर हमारा आ गया यहाँ पे माइनस 16, ओके। माइनस 16 यहाँ पे आ गया। अब आप कहेंगे मैम यहाँ पे माइनस आ गया तो फिर से इम्प्रूवमेंट, यहाँ से नहीं डिसाइड करते हम अनऑक्यूपाइड सेल का जो है वहां से डिसाइड करते हैं। यहाँ पे देखो V1 V2 V3 या U1 U2 U3 इनमें से कुछ ना कुछ निगेटिव हमेशा आता ही है, तो उसका टेंशन नहीं लेना है। डेल्टा की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आनी चाहिए, ओके। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखो, अब हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास V1 है, V4 है एंड U1 की वैल्यू हमने 0 अज्यूम कर ली है। अब यहाँ पे देखो एक बार अच्छे से कि आप कौन सी वैल्यू अब फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पे देखो, अगर आपके पास V4 है और यहाँ पे ऑक्यूपाइड सेल है तो आप V3 की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑक्यूपाइड सेल का देखना है कि एक वैल्यू है, सो वी कैन फाइंड आउट दूसरी वैल्यू। तो ये 20 वैल्यू हम ले लेते हैं, चलो। 20 वैल्यू इज बिलोंग्स टू थर्ड रो एंड फोर्थ कॉलम, ओके। थर्ड रो एंड फोर्थ कॉलम, तो C34 इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला बनेगा, U3 माइनस V4। 20 इज इक्वल टू U3 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी, V4 की हमारे पास माइनस 16 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है गाइस, माइनस माइनस प्लस हो जाता है यहाँ पे 20। अब 16 माइनस करो, 20 माइनस 16 इज इक्वल टू U3, तो कितना आ गया यहाँ पे 4, है ना। देयरफॉर हम क्या कहेंगे, U3 इज इक्वल टू 4 हियर, हमारे पास U3 की वैल्यू आ गई 4, ओके। अब हम कौन सी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, अब यहाँ पे देखो हमारे पास U3 की वैल्यू है और यहाँ पे अनऑक्यूपाइड नहीं, ऑक्यूपाइड सेल है, कौन सी, 816, 86, तो वो वैल्यू यूज करो यहाँ पे और वी कैन फाइंड आउट V2 की वैल्यू, क्योंकि देखो एक वैल्यू है और एक वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 8 इज बिलोंग्स टू विच रो विच कॉलम गाइस, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, ओके। 3 2, तो यहाँ पे डेल्टा 3 2 देखो, डेल्टा नहीं सॉरी, C32, C32 इज इक्वल्स टू U3 माइनस V2, है ना। तो यहाँ पे देखो 8 माइनस U3 की वैल्यू हमारे पास 4 है एंड V2 की हमें फाइंड आउट करनी है, तो 4 इस साइड जाएगा तो 8 माइनस 4 एंड माइनस V2 यहाँ पे रहेगा, तो 8 माइनस 4 इज 4 माइनस V2। अब V2 को फाइंड आउट करना है तो 4 को माइनस साइन चला जाएगा, है ना, तो माइनस 4 यहाँ पे हमारे पास V2 की वैल्यू भी आ गई माइनस 4, ओके। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखो V3 की फाइंड आउट करनी है, लेकिन V3 के लिए एक भी वैल्यू हमारे पास नहीं है। यहाँ पे देखो, ये अगर देखेंगे ये यूज करके तो U2 की भी नहीं है, V3 की भी नहीं है, तो हमें पहले तो U2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ पे देखे एक ऑक्यूपाइड सेल है और उसके बिलोंग्स टू V2 का आंसर है, तो वी कैन फाइंड आउट U2, ओके। तो यहाँ पे
ये वैल्यू यूज करेंगे 30 की वैल्यू 22 C22 क्योंकि सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम है ना। तो यहाँ पे C22 इज इक्वल टू, देखो सिर्फ ऑक्यूपाइड सेल ही ले रहे हैं, U2 माइनस V2 वैल्यूज डालो, C22 है 30, कॉस्ट इज 30, U2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, V2 की वैल्यू -4 है, तो ब्रैकेट में डालो वो, सो U2 प्लस 4 और यहाँ पे ये 30, तो U2 की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, तो 30 माइनस 4 इज कितना, 30 माइनस 4 करो, U2 की वैल्यू आ जाएगी 30 माइनस 4 कितना होता है, 26 होता है। ओके, देयरफॉर U2 की वैल्यू हमारे पास आ गई 26, यहाँ पे लिखो 26, और U2 की आ गई। अब ये ऑक्यूपाइड सेल यूज करके हम इस V3 को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो 40 यूज करो, चलो यहाँ पे 40 बिलोंग्स टू सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, है ना, सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, तो 23, C23 की वैल्यू निकालो यहाँ पे, C23 इज इक्वल्स टू U2 माइनस V3, C23 की वैल्यू क्या है गाइस, 40, है ना, 40 इज इक्वल्स टू U2 की वैल्यू 26 निकाली और माइनस V3, तो ये 26 इस साइड में जाएंगे, 40 माइनस 26 इज आई गेस 14, और ये माइनस V3 इधर ऐसा है, तो V3 की वैल्यू क्या आ गई, फिर माइनस साइन 14 को चला जाएगा, तो -14 आ गया, है ना, तो यहाँ पे -14 लिख लो, तो ये भी वैल्यू हमारे पास आ गई। ओके, सो V3 की वैल्यू -14 है, तो इसको अच्छे से सॉल्व करो, ये टेबल आपको बनाना आना चाहिए, फिर हम डेल्टा की वैल्यूज को भी फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे हम अनऑक्यूपाइड सेल का नेक्स्ट कैलकुलेशन करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे अनऑक्यूपाइड सेल के सभी वैल्यूज पॉजिटिव है या नहीं। तो फॉर्मूला लिखो, अनऑक्यूपाइड फॉर्मूला क्या है, डेल्टा आई जे इज इक्वल टू CIJ माइनस UI माइनस VJ। ओके, अब यहाँ पे अनऑक्यूपाइड सेल्स कौन कौन से है देखो, यस हम यहाँ पे थोड़ा दूसरा कलर यूज कर लेते हैं, अनऑक्यूपाइड मतलब जिसको सर्कल नहीं, यहाँ पे देखो 30, 50, 70, 60, 40 एंड 70, ऑल ऑरेंज कलर वैल्यूज आर अनऑक्यूपाइड सेल। तो अभी उनका कैलकुलेशन करेंगे, देखो फर्स्ट अनऑक्यूपाइड सेल इज 30 विच इज बिलोंग्स टू फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम 1 2, है ना, तो यहाँ पे उसकी वैल्यू लिखो, डेल्टा 12 इज इक्वल्स टू C12 माइनस U1 माइनस V2, ऐसे वैल्यूज डालो। अब उसके देखो 30 है कॉस्ट, U1 की वैल्यू 0 एंड V4 की वैल्यू -4। ओके, तो 30 माइनस 0 माइनस V2 की वैल्यू कितनी है, -4, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, सो 30 माइनस 0 इज 30 एंड माइनस माइनस ये प्लस, ये 34 आ जाएगा। ओके, ये हो गया फर्स्ट अनऑक्यूपाइड सेल का कैलकुलेशन। अब सेकेंड अनऑक्यूपाइड सेल इज 50 विच इज बिलोंग्स टू फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, सो डेल्टा 13 हम इसे कहेंगे, ठीक है, डेल्टा 13, तो फॉर्मूला बनाओ 13 का, C13 माइनस U1 माइनस V3, है ना, तो यहाँ पे देखो 50 जो है, 50 प्लस U1 की वैल्यू 0 है एंड V3 की वैल्यू -14 है, तो 50 माइनस 0 और माइनस -14, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है यहाँ पे देखो गाइस, 50 माइनस 0 इज 50 एंड माइनस माइनस यहाँ पे हो गया प्लस, तो ये 50 प्लस 14 कितना आ रहा है, 64 आएगा। ओके, आप कैलकुलेटर यूज करो। ओके, अब नेक्स्ट इज 70, 70 इज बिलोंग्स टू सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, है ना, 21, तो डेल्टा 21 की वैल्यू हम यहाँ पे निकालेंगे, फॉर्मूला बनाओ, डेल्टा 21 इज इक्वल्स टू C21 माइनस U2 माइनस V1। अब यहाँ पे C21 की वैल्यू 70, U2 की 26 एंड ये -19,
तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करो 70 माइनस U2 की वैल्यू कितनी थी 26 एंड V1 की वैल्यू इज -19, तो माइनस को ब्रैकेट में डालो यहाँ पे। सो 70 माइनस 26 और माइनस माइनस प्लस 19, तो यूज करो कैलकुलेटर। यहाँ पे देखो 70 माइनस 26 और प्लस 19 कितना आ रहा है 63 आ रहा है। ओके, नेक्स्ट अनऑक्यूपाइड सेल इज ये 60 है विच इज रिलेटेड टू सेकेंड रो एंड फोर्थ कॉलम। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला बनेगा 24 डेल्टा 24। तो यहाँ पे फॉर्मूला बनाओ चलो, डेल्टा 24 इज इक्वल्स टू C24 माइनस U2 माइनस V4। तो वैल्यूज डालो, C24 की वैल्यू क्या है 60, U2 की वैल्यू है 26 एंड V4 की -16। तो 60 माइनस 26 माइनस -16 था, राइट। V4 की वैल्यू यस, तो यहाँ पे 60 माइनस 26 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये 16। कैलकुलेटर ले लो, 60 माइनस 26 प्लस 16 कितना आ रहा है 50 आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे ये कैलकुलेशन कर लो। अब नेक्स्ट अनऑक्यूपाइड सेल इज 40 विच इज बिलोंग्स टू थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। सो 31 डेल्टा 31 की वैल्यू अभी हम फाइंड आउट करेंगे। चलो, तो फॉर्मूला बनाओ, डेल्टा 31 इज इक्वल्स टू U31 सॉरी C31 पहले माइनस U3 माइनस V1। तो वैल्यूज डालो अभी, क्या है वैल्यूज 40 माइनस 4 माइनस 19, 40 माइनस 4 माइनस माइनस 19। ओके, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है 40 माइनस 4 एंड ये प्लस 19। चलो कैलकुलेटर यूज करो, 40 माइनस 4 प्लस 19 कितना आ रहा है 55 यहाँ पे आ रहा है। और लास्ट भी चेक करेंगे, चलो अभी तक तो कुछ भी निगेटिव नहीं आया है, अच्छा है। लास्ट वाली वैल्यू ये 70 चेक करो विच इज बिलोंग्स टू थर्ड रो थर्ड कॉलम, है ना, तीसरा रो तीसरा कॉलम। तो यहाँ पे डेल्टा 33, तो डेल्टा 33 का फॉर्मूला बनाओ, डेल्टा 33 इज इक्वल्स टू U33 यू नहीं सॉरी क्यों यू बोल रही है आई डोंट नो, सी वाला है, बहुत बड़ा सम है। सो इट्स हियर डेल्टा 33 इज इक्वल्स टू C33 माइनस U3 माइनस V3। वैल्यूज पुट करो चलो, 70 माइनस U3 की वैल्यू क्या है 4 एंड V3 की -14। तो यहाँ पे -4 एंड माइनस माइनस 14 ब्रैकेट में डालना है। तो माइनस माइनस क्या हो जाता है गाइस प्लस हो जाता है यहाँ पे, तो ये प्लस करो। चलो कैलकुलेटर पे करो, 70 माइनस 4 प्लस 14 80 यहाँ पे आ रहा है ना, यस इट्स 80। तो यस कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि यहाँ पे ऑल वैल्यूज आर पॉजिटिव, तो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट नहीं देना पड़ेगा। ओके, सो आपको यहाँ पे लिखना है कि हियर डेल्टा IJ is greater than or equals to 0, therefore we got optimum solution, है ना, ऑप्टिमम मतलब बेस्ट है। सॉल्यूशन, और देयरफॉर अब हम डायरेक्टली टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालेंगे। मैं यहाँ पे TC लिख रही हूँ, आपको पूरा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऐसा वर्ड लिखना है, और जो इम्प्रूवमेंट में वैल्यूज है ना वो आपको यहाँ पे यूज करना है गाइस, यहाँ पे इम्प्रूवमेंट वाली वैल्यूज को यूज करना है। तो थोड़ा ये मैं पहले रब कर देती हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि इम्प्रूवमेंट वाला जो टेबल है उसकी कॉस्ट को आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो अभी आप क्या करो, ये
5 इंटू 19 करो इम्प्रूवमेंट टेबल का, प्लस 3 इंटू 30, प्लस 6 इंटू 8, प्लस 7 इंटू 40, प्लस 2 इंटू 16 एंड प्लस 12 इंटू 20, ऐसे करो और उसकी एडिशन करो, वो आपका फाइनल आंसर होगा। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट इज 5 इंटू 19, तो यहाँ पे आई एम राइटिंग, लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में कैलकुलेट करके आंसर को कमेंट करना है। ओके, सो दैट विल बी योर फाइनल आंसर, 2 मल्टीप्लाई बाय 30, और पहले मल्टीप्लिकेशन करो फिर एडिशन, बॉडमास रूल फॉलो करो। ओके, यहाँ पे 6 इंटू 8 प्लस 4 इंटू 7 इंटू 40 प्लस 2 इंटू 16 एंड लास्ट वाला क्या है 12 इंटू 20। ठीक है, तो ये आप लोगों को सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में आपको आपका आंसर यहाँ पे मुझे मैसेज करना है। ठीक है, कमेंट करना है। ठीक है, चलो अच्छे से प्रैक्टिस करो, ये बहुत हार्ड टाइप है और ये कंपलसरी आता ही है, तो इसको अच्छे से आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा और अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस पूरे सम की, तो ही आप एग्जाम में ये कॉन्फिडेंटली डील कर पाएंगे। ठीक है, चलो दिस इज ऑल अबाउट वैम प्लस मोदी VIMP सम। थैंक यू फॉर वॉचिंग, यूजफुल लगे तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। ओके, यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून विद द नेक्स्ट यूजफुल वीडियो।